हेलो फ्रेंड, स्टडी विद माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 22 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी नवी मुंबई। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के सफल रहा। इसे स्वच्छता के हर मानक पर परखाया गया। गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे पायदान पर रहे। सर्वेक्षण में देश के 4,242 शहरों को शामिल किया गया, जो अब तक कराए गए 5 सर्वेक्षण में सर्वाधिक है। केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने स्वच्छ महोत्सव नाम से आयोजित समारोह में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों की सूची जारी करने के बाद उनके प्रतिनिधियों को पुरस्कार भी दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में सबसे साफ सुथरा शहर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हल्दिया, ऑप्शन डी वाराणसी। देखिए, इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में सबसे साफ सुथरा घोषित किया गया है। इसके बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज, हरिद्वार, हल्दिया, मिर्जापुर, बैरकपुर, गढ़मुक्तेश्वर और महेशतला आदि को स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन से शहर को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए अंबिकापुर, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी शाहजहांपुर, ऑप्शन डी गांधीनगर। देखिए, शाहजहांपुर को जन सहभागिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बड़े शहरों की राष्ट्रीय सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों ने अपनी जगह बनाई है। इसमें लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ आदि रहे। बिहार के पटना 47वें पायदान पर रहा। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मैसूर पहले, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद दूसरे पायदान पर रहा। 1 से 3 लाख आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को पहला, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर व रतमाल को दूसरा व तीसरा स्थान मिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहांपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से शहर में दुर्लभ विश्व स्तरीय प्रमाणिक दस्तावेज का संग्रहालय खोला गया है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी भोपाल। देखिए, राजस्थान के बीकानेर शहर में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला गया है। इसमें करीब 3500 दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हुए पुरंदर संधि का दुर्लभ 22 फीट लंबा दस्तावेज भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को इसका उद्घाटन किया। यह देश में अपनी तरह का पहला अभिलेख संग्रहालय है। राजस्थान में सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग है। इसमें राज्य के महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित रखा जाता है। इसका मुख्यालय बीकानेर में है। इसी विभाग ने 4.12 करोड़ रुपए की लागत से इस संग्रहालय को तैयार किया है। विभाग के निदेशक महेंद्र खड़वागत ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नई दुनिया में बताया कि आजादी के पूर्व के विविध राजपूत रजवाड़ों के मूल दस्तावेज तथा मुगल कालीन इतिहास के कई दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे पास सुरक्षित हैं। संग्रहालय के जरिए अब ये आम जनता, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। संग्रहालय के निर्माण में राजस्थान का नाम विश्व के शोध व पर्यटन मानचित्र पर दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, आईआईटी खड़गपुर जैसे संस्थानों ने इस संग्रहालय के साथ सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है। इस पर अभी काम चल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण द्वारा हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और वन्यजीव के अध्ययन के लिए किस अभियान को चलाया गया था? ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, ऑप्शन बी हिमालयन स्टडीज फॉर फ्लोरा एंड फोना, ऑप्शन सी हिमालयन इकोलॉजिकल सर्वे, ऑप्शन डी सर्वे ऑफ हिमालयन प्लांट।
देखिए, हिमालय क्षेत्र में मधुमक्खियों, तितलियों और मक्खियों सहित ऐसे अन्य परागकणकों की प्रजातियां नाम मात्र रह गई है, जो पर्यावरण के लिए खतरे का संकेत है। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के शोध में सामने आई यह जानकारी चिंता बढ़ाने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को इसका कारक माना जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय लोगों की विचारधारा और परागण कार्यों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज को एक प्रोजेक्ट सौंपा था। शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मधुमक्खियों की 51, तितलियों की 60 और मक्खियों की मात्र 17 प्रमुख प्रजातियां मिली है। यह संख्या आदर्श स्थिति की तुलना में नाम मात्र आंकी जा रही है। बता दें कि परागकणों यानी कीटों द्वारा पराग का एक से दूसरे फूल से पहुंचना, जिसे परागकण कहते हैं, पादप प्रजनन की एक अहम क्रिया है। लिहाजा परागकणों की तेजी से घटती संख्या पर्यावरण तंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। मानवीय गतिविधियों में बढ़ोतरी, फसल चक्र में बदलाव और भूमि विखंडन के कारण भी परागकणकों की संख्या में कमी आ रही है। परागकणक अक्सर सुबह या फिर शाम के समय फूलों पर मंडराते हैं। कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किसान इसी समय को चुनते हैं, इससे परागकणकों की मौत हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालयन नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही रामायण सर्किट योजना का संबंध भारत के साथ साथ और कौन कौन से देशों के साथ है? ऑप्शन ए, भूटान और म्यांमार। ऑप्शन बी, नेपाल और मालदीव। ऑप्शन सी, मालदीव और भूटान। ऑप्शन डी, नेपाल और श्रीलंका। ऑप्शन ई, श्रीलंका और म्यांमार। देखिए, राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के साथ रामायण सर्किट भी विकसित किया जा रहा है। 2018 से चल रही मोदी सरकार की इस महती योजना के तहत उस मार्ग को हाईवे से जोड़ने और मार्ग पर युगों से प्रवाहमान विरासत के संवाहक स्थलों का पर्यटन स्थित विकसित होना है, जिसमें युगों पूर्व भगवान राम गुजरे थे। भगवान राम के जीवन की प्रमुख रूप से 2 यात्राओं का उल्लेख मिलता है। पहली अयोध्या से जनकपुर तक की। जाते समय राम लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र थे और आते समय श्री राम के साथ माता सीता भी थी। दूसरी यात्रा राम वनगमन के रूप में है। यह यात्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक की है। इसी रास्ते में श्री राम समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। इस यात्रा में आधी से अधिक दूरी पर स्थित पंचवटी तक राम लक्ष्मण के साथ सीता थी और इसके बाद श्री राम लक्ष्मण के साथ लंका विजय के लिए बढ़ रही बंदरों भालुओं की सेना थी। श्री राम के अयोध्या से निकलने और लौटकर आने की कुल यात्रा करीब 13,000 किलोमीटर की है और इसमें देश के 9 राज्यों सहित नेपाल और श्रीलंका तक के स्थल शामिल है। देश के जिन राज्यों से श्री राम गुजरे और जिन्हें रामायण सर्किट परियोजना के अंतर्गत परस्पर जोड़ा जाना है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों में भगवान राम से जुड़े अनेक स्थल मौजूद हैं। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास ने ऐसे 290 स्थल चिन्हित कर रखे हैं। इस पहले चरण में केंद्र सरकार इन्हीं में से 15 स्थलों को विकसित कराने की तैयारी में है। चयनित स्थलों में उत्तर प्रदेश के अयोध्या, श्रृंगेरीपुर व चित्रकूट, बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर व दरभंगा, मध्य प्रदेश के चित्रकूट, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, उड़ीसा के महेंद्रगिरी, तेलंगाना के भद्राचलम, तमिलनाडु के रामेश्वरम, कर्नाटक के हम्पी और महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर शामिल है। अयोध्या के रामायण सर्किट योजना के तहत 85 करोड़ रुपए की लागत से राम कथा पार्क और तुलसी उद्यान का सुंदरीकरण, बस स्टेशन एवं सड़क की पटरियों का निर्माण आदि सांस्कृतिक और पर्यटन विकास से जुड़ी कुल 9 योजनाएं आकार पा चुकी है। इन सभी स्थलों व तीर्थों को रेल, सड़कों और हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाना है। जिन शहरों में एयरपोर्ट नहीं है, वहां नए एयरपोर्ट और हाईवे बनाए जाने का पूरा प्रयास है। परियोजना में रामायण सर्किट की यात्रा करने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं भी सुनिश्चित कराई जानी है। इस सर्किट के तहत आने वाले सभी शहरों में होटल, आवास की उन्नत सुविधा वाला स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना है। भगवान राम की यात्रा परिधि में नेपाल और श्रीलंका तक शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश में जारी की गई सीरो सर्वे कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन बी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों।
देखिए, किसी भी स्थान या शहर में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, इसके आकलन के लिए सीरो सर्वे कराया जाता है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि वहां की उतनी आबादी कोरोना से संक्रमित होगी और उनमें इस महामारी के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो गई होगी। दिल्ली में हुए सीरो सर्वे में 28.3% लोगों के संक्रमण की बात कही जा रही है। यह पहले सीरो सर्वे में 5% ज्यादा है। देश के अन्य हिस्सों में हुए सीरो सर्वे भी बताते हैं कि बढ़ते समय के साथ संक्रमित लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। देश में पहला सीरो सर्वे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल व विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से किया गया। यह मई में कुल 83 जिलों में करीब 26,000 लोगों पर किया गया। इसमें करीब 0.73% लोगों के में कोविड-19 को लेकर एंटीबॉडी विकसित करने की बात सामने आई है। इसमें दिल्ली दक्षिण पूर्वी हिस्सों को शामिल किया गया और 9 से 11% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संसद अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC। देखिए, संसद अध्यक्षों के 2 दिवसीय 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में 19 से 20 अगस्त को किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भी वर्चुअल तरीके से किया गया। संसद अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन है। संसद अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से अंतर संसदीय संघ द्वारा किया जाता है। राष्ट्रों के संसद अध्यक्षों का पहला ऐसा सम्मेलन अगस्त 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय में हुआ था। इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इस वर्ष सरकार भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला इस सम्मेलन के प्रतिभागी कर रहे हैं। अंतर संसदीय संघ विलियम रेडल क्रेमर तथा फेडरिक फेसी ने वर्ष 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना की थी। IPU बहुपक्षीय राजनीतिक वार्ताओं के लिए पहला स्थायी मंच है। यह विश्व के सभी प्रमुख राजनीतिक तंत्रों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के बीच संवाद और संसदीय कूटनीति का केंद्र है। IPU को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सामान्य परामर्शकारी का दर्जा प्राप्त है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है और 164 देश इसके सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वियना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राज्यों की राजधानी की श्रेणी में कौन सी राजधानी प्रथम स्थान पर रही? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी मुंबई। देखिए, राज्यों की राजधानी वाली श्रेणी में नई दिल्ली पहले स्थान पर रही, चंडीगढ़ को दूसरा और गांधीनगर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सबसे छोटे शहरी निकाय की श्रेणी में पहले तीनों स्थान महाराष्ट्र के शहरों को मिले। बात करते हैं आपको 2021 के सर्वेक्षण के बारे में। तो 2021 के दौरान शहरी क्षेत्रों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और साफ पानी के उपयोग पर बल दिया जाएगा। प्रेरक दौड़ सम्मान के साथ 5 नए पुरस्कार दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित व आरोही सृजित किए जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में पहली बार 73 शहरों में की गई थी, जो 2017 में 434 शहरों तक पहुंच गया। 2018 में शहरों की संख्या 4203, 2019 में 4237 और 2020 में 4242 तक पहुंच गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल 20 अगस्त को मनाए जाने वाले सद्भावना दिवस को किस दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजीव गांधी। देखिए, सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस तथा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना था। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल 20 अगस्त को कांग्रेस पार्टी द्वारा केक काटकर मनाया जाता है। राजीव गांधी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। उनके द्वारा देश के लिए किए गए कई सामाजिक और आर्थिक कार्यों के द्वारा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनकी वर्षगांठ पर देश के विकास के लिए दिए गए उनके भाषणों
के उत्साह युक्त और प्रेरणादायी शब्द हमेशा याद किए जाते हैं। उनका कहा गया एक एक शब्द बहुत प्रेरणादायी होता है, जो देश के युवाओं भारत का नेतृत्व करने के लिए आज भी प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।